हाँ चलो, सो लास्ट टॉपिक हम देखते हैं अब, सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पूरा चैप्टर हमने पढ़ा। ओके, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्यों इतना ज्यादा हमने पढ़ा एंड ऑल। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज के भी एप्लीकेशंस है, मतलब वो सब तो हमें पता ही है। कौन सी? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमें पता चलता है डे टू डे लाइफ में। ओके, NaCl है और से एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये है वो है, कितना कुछ नॉन मेटल्स भी कितने कुछ हमें पता चल रहा है। लेकिन इन लोग के बारे में तो पहली बात तो हमें नाम ही नहीं पता है। डे टू डे लाइफ में हम जितनी केमिस्ट्री पढ़े हम 12th तक, ओके, तो इनके तो नाम भी नहीं पता थे। ओके, तो इनकी क्या यूजफुलनेस है, ओके, इनके क्या एडवांटेज है, इनकी क्या एप्लीकेशंस है, वो हमें देखना है। टॉपिक तो डी एंड एफ है, लेकिन मेजरली हम डी की ही बात करने वाले हैं, एफ की बात नहीं करने वाले। ओके, मेजरली हम किसकी बात करने वाले हैं? डी की। क्यों? क्योंकि अभी भी एफ का तो सब कुछ रिसर्च स्टेज पे ही चल रहा है, यूज करने की बात का, और उनका तो हाफ लाइफ टाइम ही बहुत कम होता है। हमने डिस्कस किया ना, हाफ लाइफ टाइम ही बहुत कम होता है। अभी मिला और कुछ और बन गया, क्योंकि ज्यादातर वापस कौन से है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यही तो मेजरली डिफरेंस है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में। लेंथेनॉइड रेडियो एक्टिव नहीं है उतने, लेकिन एक्टिनॉइड्स क्या है? मेजरली रेडियो एक्टिव है। ओके, सो हाफ उनका कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकलता रहेगा और वो दूसरे कंपाउंड में और से दूसरे एलिमेंट में चेंज होते जाएंगे। हाफ लाइफ टाइम भी कम है। ओके, सो दैट्स वाई उसका रिसर्च और उनकी जो हमें जो अर्थ क्रस्ट से और एटमॉस्फेयर से जो मिलता है वो क्वांटिटी उतनी ज्यादा है नहीं। ओके, तो ये जो यूजेस और एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे मेजरली कौन से होंगे? डी ब्लॉक के। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, टॉपिक वाइज ही देखते हैं तो हमें याद भी रह जाए। चलो, पहला क्या है? आयरन एंड स्टील। आयरन और स्टील की बात करें। अब हम यहाँ सोचेंगे सर आयरन एंड स्टील की कहाँ बात करने लगे, लेकिन हम यहाँ पर आयरन और स्टील कैसे बनाते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन मेथड कैसी है, वो जो 10th में भी हम देखे थे। ओके, कि गैंग्स होता है, उसमें से इम्प्योरिटीज निकाली, पाउडर फॉर्म बनाया, रिडक्शन किया। ओके, तो वो सब यहाँ भी आएगा, लेकिन वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों हम यहाँ वो पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर स्टील बनाने के लिए सपोज हमने क्रोमियम यूज कर लिया, स्टील बनाने के लिए सपोज हमने मैंगनीज यूज कर लिया, कार्बन डालते हैं, निकल डालते हैं। तो ये सब जब हम डालते हैं आयरन और स्टील बनाने के लिए, तो ये क्या हुआ? यूज ही तो हुआ। ये सब कहाँ से आए? क्रोमियम, डी ब्लॉक, मैंगनीज, निकल, कार्बन नहीं है, कार्बन भी डालते हैं, लेकिन ये सब क्या है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, ये सब कहाँ से आए? डी ब्लॉक के। तो ये उसका यूज हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या? आयरन एंड स्टील। ओके, सो आयरन एंड स्टील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये तो हमें पता ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल आयरन एंड स्टील है। Their production is based on the reduction of iron oxide। पहले तो हमें उनका प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हम पढ़ते थे ना 10th में भी, हीमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सब क्या है? आयन के ऑक्साइड है। उनका रिडक्शन करना पड़ता था, डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से हम रिडक्शन करते थे। सो उनका पहले तो रिडक्शन करना पड़ेगा। आयरन ऑक्साइड का क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। डन। ऑक्सीजन उसमें से, जैसे आयन ऑक्साइड मिल गया हमें, Fe2O3 मिल गया कहीं से, तो ये ऑक्सीजन तो उसमें से निकालना पड़ेगा ना भाई, हमें काम तो आयरन का है। ओके, सो आयरन के जो ऑक्साइड्स है, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट और व्हाटएवर जितने भी, ओके, और जो ओर है और जो ऑक्साइड्स है उनका रिडक्शन करना है हमें। ओके, तो पहला स्टेप इसमें, ये स्टेप इसमें ही लिख लो क्या कि भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इंपॉर्टेंट मटेरियल है। फिर दूसरा सेंटेंस उसका रिडक्शन करना है। ओके, एंड द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज जो है वापस IMP लिख रहा हूं। ओके, और स्लैग लिख देते हैं, स्लैग। स्लैग लिख देता हूं। वैसे स्लैग तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में से निकल जाए, लेकिन है क्या वो? इम्प्योरिटीज ही। ओके, तो इसलिए याद रहे, इसलिए लिख देता हूं स्लैग। ओके, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड द एडिशन ऑफ, यहां इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ carbon and alloying metals such as chromium, manganese, nickel। so carbon, chromium, manganese and nickel डालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस सिर्फ इतने के लिए हमने ये पॉइंट लिया हुआ है। ओके, तो क्या क्या? आयरन एंड स्टील मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। हाँ चलो, पता है, इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, फिर उसका क्या करना है? तो उसके जो ओर्स एंड ऑक्साइड्स होंगे, ओर नहीं लिखा लेकिन हम लिख दो कि आयरन के, स्टील तो अभी बना ही नहीं है, स्टील तो एलोइंग है, वो एलिमेंट तो है नहीं, कंपाउंड तो है नहीं। तो
हाँ, सो जो हमारा आयरन है उसके ओवर्स एंड ऑक्साइड्स उनका क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन कर दिया, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन कर दिया, उसके बाद उसमें से इंप्योरिटीज निकालनी पड़ेगी। इंप्योरिटीज भी निकाल, रिडक्शन कर दिया मतलब क्या, ऑक्सीजन तुमने अलग कर दिया। ओके, ऑक्सीजन अलग कर दिया और से इंप्योरिटीज जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो भी निकाल दिए। एंड लास्टली तुम्हें ये सब डालना है, क्या, कार्बन, क्रोमियम। जैसे स्टील बनाते हैं तो क्रोमियम, मैंगनीज, निकल डालते हैं ना सब। सो कार्बन, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल ये डालते हैं। तो यही क्या हो गया, ये उसकी एप्लीकेशन हो गई, यूज हो गया। क्यों, ये आ गया ना डी ब्लॉक। डन। ओके, तो पहला पॉइंट ये हुआ। देन नेक्स्ट, some compounds are manufactured for special purpose such as TiO for the pigment industry। कलर इंडस्ट्री होती है ना, कलर इंडस्ट्री। ओके, पिगमेंट मतलब कोई कलर इंडस्ट्री। ओके, तो वो जो डाई और कलर इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे पर्टिकुलरली TiO यूज होता है। ओके, पिगमेंट इंडस्ट्री। तो पिगमेंट इंडस्ट्री में होता है क्या, टिटेनियम ऑक्साइड। आ गया टिटेनियम, वापस उसका यूज आ गया। ओके, नेक्स्ट, MnO2 फॉर द यूज इन ड्राई बैटरी सेल। ओके, ड्राई बैटरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ लिया है। ड्राई बैटरीज, लैक्लांसे शेल, निकल कैडमियम सेल। ओके, तो वही सब, ये निकल, कैडमियम, ये सब कहां से आया, डी ब्लॉक। ओके, तो वही है ड्राई बैटरीज। ड्राई बैटरीज होगी, उसमें ये नहीं MnO2 था और जिंक का यूज करते थे, MnO2 का पाउडर था एंड ऑल, तो वही सब है। तो MnO2 यहाँ लिख देता हूँ, ड्राई बैटरीज, MnO2, जिंक, निकल कैडमियम बैटरीज। ओके, लैक्लांसे, वही सब। द बैटरीज आल्सो रिक्वायर्ड जिंक एंड निकल कैडमियम, वही हमने पूरा लिख दिया। डन। ओके, चलो नेक्स्ट। तो उसका अलग से सेंटेंस चलेगा, एक ही सेंटेंस में लिख दो, बैटरी का ही तो है सब कुछ। ओके, दी कहां गए, ये रहे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर स्टिल वर्दी। ग्रुप 11, ग्रुप 11। ओके, 13th ग्रुप से हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो ग्रुप 11 मतलब लास्ट 2 की बात कर रहे हैं। ओके, कौन सा, कॉपर जिंक वाला। ओके, सो से द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर स्टिल वर्दी बीइंग कॉल्ड द कॉइनेज मेटल्स। क्या, कॉइनेज मेटल्स। क्यों, उसके ऊपर ये कॉइन, Cu और Za नहीं है ना। ग्रुप 11 मतलब क्या, कॉपर। ओके, 11 मतलब क्या, कॉपर, और 12 मतलब क्या, जिंक वाला। सो हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉइनेज मेटल्स। क्यों कॉइनेज मेटल्स, एक होता है यूके कॉपर, एक क्या होता है, यूके कॉपर। कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो एक कॉइन्स का टाइप है, कॉइन्स का, पैसे हमारी करेंसी, एक कॉइन का टाइप है यूके कॉपर। उसमें क्या होता है, कॉइन के ऊपर कॉपर का सिर्फ लेयर डाल दिया जाता है। कॉइन के ऊपर सिर्फ कॉपर का क्या कर दिया, लेयर कर दिया। दूसरा होता है यूके सिल्वर। सिल्वर का लेयर नहीं करते, महंगा पड़ेगा। ओके, कॉपर में कॉपर का लेयर करते हैं, सिल्वर सिर्फ नाम के लिए है। सिल्वर सिर्फ नाम के लिए है। तो यूके सिल्वर में क्या करते हैं, कॉपर और निकल का एलॉय बनाते हैं। कॉपर और निकल को मिक्स करते हैं, कॉपर और निकल को, किसमें, यूके सिल्वर वाले कॉइन में। और यूके कॉपर कॉइन में क्या करते हैं, कॉपर का लेयर लगाते हैं। डन। ओके, तो कॉइन्स लिख देता हूं, कॉइन्स, यूके कॉपर एंड यूके कॉपर एंड यूके सिल्वर। ओके, हाँ, सो कहां गए कॉइन। ग्रुप 11 स्टिल वर्दी बीइंग कॉल्ड एज coinage metals although Ag and Au are restricted to collection items। ओके, Ag and Au मतलब उसका डायरेक्टली यूज नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला ना इसका नाम है, लेकिन वो सिर्फ नाम ही है। ओके, वहां पे आएगा कौन, यहां पर तो कॉपर का प्लेटिंग होता है, सिर्फ कॉपर प्लेटिंग होता है, और यहाँ पर कॉपर एंड निकल होता है। तो ये कौन है, सारे डी ब्लॉक। ओके, तो वो उसका यूज हो गया। हाँ, चलो कहाँ गए, ये रहे। द सिल्वर यूके कॉइन्स आर CuN निकल एलॉय। ओके, और ये ऊपर का रह गया। एंड द कंटेम्पररी यूके कॉपर कॉइन्स आर, कंटेम्पररी मतलब जो ट्रेडिशनल चलते आ रहे हो, कॉइन्स आर कॉपर कोटेड स्टील। कॉपर कोटेड स्टील ऐसा बोलते हैं। ओके, सो यही देखो, जैसे हमारे भी अगर तुमने कहीं पर देखे हो, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन मीडिया में या कहीं पर देखा हुआ, टीवी, न्यूज़पेपर कहीं पर, तो रामायण के टाइम के भी कॉइन है, रामायण के टाइम के,
कितने साल हो गए? 5000 साल हो गए। 5000 साल तो कृष्ण जी को हो गए भाई, रामायण तो उससे भी पहले। ओके, सो इतने पुराने कॉइन्स, उतने पुराने नहीं होंगे, मान लो सिर्फ 2000, उतना दूर नहीं जाते हम, मान लेते हैं कि भाई जब गौतम बुद्ध जी आए थे तब हम राम भगवान वाले कॉइन यूज कर रहे थे, ऐसा मान लेते हैं चलो। तो भी गौतम बुद्ध जी को भी आके 2500 ईयर्स हो गए। तो 2500 ईयर्स के पहले वाले कॉइन जिसके ऊपर मतलब राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी बैठे हुए हैं, वो जो हम मंदिर में पूरा होता है ना, राम लक्ष्मण जानकी पूरे, ओके, वैसे ही कॉइन्स यूज होते थे। और वो भी कौन से पता है? कॉपर के। ओके, ये देखा है मैंने इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा चलो, सो चलो, और गोल्ड के भी होते थे, कृष्ण भगवान के टाइम पे गोल्ड के होते थे। ओके, हाँ चलो, सो many of the metals and or their compounds are essential catalyst in the chemical industry। भाई अभी कैटालिस्ट की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट में तो सबसे पहले हम बोल देंगे कौन? हमारी हेबर प्रोसेस, एमोनिया, आयन का पाउडर यूज करते थे। ओके, सो चलो बढ़ते हैं आगे। कहाँ गया कैटालिस्ट? ये रहा कैटालिस्ट इंडस्ट्री। V2O5 आ गया, वेनेडियम पेंटोक्साइड, वेनेडियम आ गया डी ब्लॉक। तो V2O5 यूज होता है कहां पर? इन फॉर्मेशन ऑफ, ये एक हो गया, ये एक हो गया, हेबर प्रोसेस आगे आएगा शायद। ओके, दूसरा, इसी में दूसरा कौन सा? से H2SO4 इन मेकिंग ऑफ, और से इन दी सिंथेसिस ऑफ, इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। ओके, इन दी मेकिंग लिख दो ना शॉर्ट में यार, तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग लिखना। इन दी मेकिंग ऑफ H2SO4। ओके, तो H2SO4 में SO2 है, उसमें से SO3 ऑक्सीडेशन करना है, तब जाके यहाँ पर कैटालिस्ट यूज होता है। कौन सा? V2O5, वेनेडियम पेंटोक्साइड। तो आ गया V2। ओके चलो नेक्स्ट, ये रहा, कहाँ है कैटालिस्ट? V2O5 कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आ गया ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे लिखा होगा ना, ऐसे पढ़ा होगा और ऐसे तुमने खुद लिखा होगा ना नोट्स में या कहीं पर भी, याद रह जाएगा। जैसे हमने वो चार्ट कैसे अभी याद है, तो 5 सेंटेंस याद रखने टफ है, लेकिन ऐसे चार्ट याद है। एक्टिनोइड, अच्छा ऊपर एसिड है, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे नॉन मेटल है, यहाँ पे बेस है, खत्म, पैराग्राफ हो गया। पिक्चर बनाओ, ओके, पिक्चर या फिर ऐसे टेबल और से ग्राफ, हमारा ब्रेन वो सब चीजें जल्दी याद करता है। हमारा कोई भी ह्यूमन का ब्रेन वैसे, जैसे मूवी कैसे याद रह जाती है स्टोरी, और वही स्टोरी अगर मैं तुम्हें पूरी पेज मैनुअल बनाकर स्क्रिप्ट बनाकर दूं, ये लो, ये भाई से KGF की स्क्रिप्ट है, और तुमने 2 बार KGF की स्क्रिप्ट पढ़ ली, फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा मूवी में क्या चल रहा है क्या नहीं। ये लड़ने गया, इसके पास ये भी था, ये वो, 10 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो तो भी उतना नहीं याद रहेगा जितना एक बार मूवी देख के याद रहता है। हमारा ब्रेन वैसे वर्क करता है, ह्यूमन ब्रेन। तो दैट्स वाई जो भी हो उसको देखने का ट्राई करो, और हर बार सब कहाँ से देखे? बुक में तो लिखा हुआ है, तो देखे कहाँ से? नोट्स बनाओ, वो ही नोट्स होती है। नोट्स डज नॉट मीन कि भाई जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल दिया, नहीं, याद कैसे रखे। जैसे अभी की लेटेस्ट रेफरेंस बुक में ये कंसेप्ट यूज होता है, और वो पूरा माइंड मैप बना के देते हैं, माइंड मैप। ओके, मतलब जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता है तो कैसे ये समरी है, ये समरी तुम याद रखोगे, समरी अगर समझ गए कि ये चीज थी, ये पढ़ लिया, तो पूरा चैप्टर का कंक्लूजन इसमें आ गया। तो वैसे ही माइंड मैप होता है, देखा हुआ होगा तुमने। ओके, देखा हुआ है ना, या फिर मुझे मिले तो मैं हर चैप्टर का मैं भेजूंगा, होता है ये, बहुत सारे रेफरेंस बुक में आता है माइंड मैप। ओके, तो ऐसे पूरा एक ही A4 साइज पेज में पूरा चैप्टर आ गया, लेकिन ध्यान से तुम्हें फिर देखना है, अच्छा यहाँ से ये पहले ये आया था, फिर ये आया, फिर ये आया, तो वो तुम अच्छे से ध्यान से बैठकर देखोगे, समझोगे, तो पूरा चैप्टर तुम्हें ऐसे ही याद रह जाएगा, ऐसे ही। ओके, सो वो प्रैक्टिस चालू करो। डन। ओके, सो नोट्स भी बनाओ तो ऐसे नोट्स बनाओ कि पूरा याद रह जाए, पूरे सेंटेंस, 5 सेंटेंस याद रखना ऐसा नहीं है मुश्किल है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी ज्यादा जाएगा, और जब याद करना पड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा जाएगी अंदर, टाइम भी ज्यादा जाएगा मतलब याद करने में भी, और जब याद करने में मतलब बाय हार्ट करने में,
और फिर वो लिखने के टाइम पे भी टाइम ज्यादा जाएगा याद करने के लिए। ओके, यहाँ पर नोट्स बनाने में शायद पढ़ने से ज्यादा टाइम चला जाए, ये बनाने के लिए पढ़ने से ज्यादा टाइम शायद चला जाए, लेकिन उसका आउटपुट फास्ट है। इट्स लाइक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले लगता है यार बड़ी अमाउंट हो रही है, बड़ी अमाउंट, पहले नहीं पता चलेगा बड़ी अमाउंट हो रही है, लेकिन एक लेवल के बाद अरे इतना ज्यादा, अरे इतना ज्यादा, वैसे। ओके, सो ऐसे पॉइंट वाइज बनाओ, टेबल बनाओ। ओके, आज की डेट में भी तुम अगर मेरी मास्टर डिग्री की कोई रेफरेंस बुक, कोई टेक्स्ट बुक देखो ना, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है ना पूरी बुक में कि मतलब तुम, अरे सर आप क्या ऐसे पढ़ते थे, ऐसे तुम बोलोगे। ये मैं अपनी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी देख के ही समझा है। मैं कोई ऐसे पहले से ऐसे नहीं पढ़ता था, मैंने भी देखा हो पिकअप, पता है इतना बड़ा हो गया तब बिट्स में गया, तब पूरी कॉलेज खत्म हो गई, इंजीनियर बन गया, तब भी पढ़ाई करता था, स्मार्ट वर्क भी किया। बट होता है ना, जितना तुम्हारा सर्कल होता है उतना तुम्हें पता चलता है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई SVMIT में से इंजीनियरिंग किया और बिट्स पिलानी में से मास्टर डिग्री किया, दोनों में फर्क तो है ना, पता चलता है। वहां तुम NIT IIT बिट्स में जाओगे तो पता चलता है अरे हम तो कुएं के मेंढक है, ऐसे हमें तो पता ही नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता। जो चीज यहाँ पर हमें ऐसा बताया जाता था कि मास्टर डिग्री का प्रोजेक्ट ऐसे करना होता है और से डॉक्टरेट PhD में ऐसे रिसर्च पेपर लिखने होते हैं एंड ऑल, इंजीनियरिंग में जो समझाया जाता था, जब मैं बिट्स पिलानी में गया तो मेरे जो कलीग थे उन्होंने वो सब चीजें बैचलर डिग्री में ही कर ली थी। जो यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया था कि मास्टर डिग्री और PhD में जो करना होता है वो लोग उन्होंने बैचलर्स में ही कर ली थी, सोचो। और मास्टर में वो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि PhD के बाद करना है, मतलब पोस्ट डॉक। तो सोचो, वो इसलिए बोलते हैं ना कि अपना जो संघ होता है ना, ओके, संघ मतलब से कौन से ग्रुप में तुम रह रहे हो, ओके, वो जितना हायर होगा ना, मतलब ग्रुप जैसे हम बनते जाएंगे, जैसा हमारा ग्रुप वैसे हम बनते, जरूरी नहीं है वैसे बन जाए कॉन्शियस, मतलब अभी यहाँ पे गलत ग्रुप हो तो गलत भी हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, अच्छा है तो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। लेकिन अगर कई बार हमारे पास चॉइसेस नहीं होती, सर ये है तो है, हमारी स्कूल अभी हम चेंज नहीं कर सकते, हमारा ग्रुप अभी हम चेंज नहीं कर सकते, ओके, तो वहां क्या करना है, सिर्फ कॉन्शियस रहना है, भाई ये इन लोगों का भले ही ऐसा है, अपन अलग लेवल पे है मेंटली, उनको बोलना नहीं है कुछ, फ्रेंड है भाई हमारे फ्रेंड है तो उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप तोड़ देनी है, जस्ट बिकॉज दे आर डिफरेंट, फ्रेंडशिप नहीं तोड़ देनी है, ओके, रिस्पेक्ट इट, बट हम अलग लेवल पे हैं, हम अलग लेवल पे हैं और वो अलग लेवल वाली प्रिपरेशन करनी है। सो यही बातें मुझे भी पता चली, सब कुछ पढ़ते कैसे है, कैसे ये सब माइंड मैप बनाते हैं, चार्ट टेबल कैसे याद रखते हैं। सोचो, थोड़े से इनपुट में आउटपुट कैसे ज्यादा मिलता है। वैसे क्वेश्चन को समझना क्या है और फिर उसके बेस पे लिखना। क्यों पता है, बिट्स में हमारा कोई भी पेपर, मतलब 4 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 5-6 पेपर और वैसे 4 सेमेस्टर, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से नहीं आता था या PYQ से नहीं आता था। हर बार फैकल्टी खुद क्वेश्चन बनाते थे। अब अगर तुम मांगने भी जाओ, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्या, तुम PYQ उठाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे ये यहाँ पूछा है, लेकिन पहले कहीं पे ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। दूसरा उठाओगे, ये यहाँ पूछा है, पहले कभी तो इसको देखने को मिलेगा भी नहीं। क्यों? डिट्टो क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार नया ही क्वेश्चन बना के देते। कंसेप्ट तो वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला जाता है। सो इससे क्या होता है, स्टूडेंट भी अपने तरफ, अच्छा ये अरे ये तो वही थियरी है, और फिर लिख दिया, तो वैसे ग्रो होते हैं। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। वहां मतलब बिट्स में, IIT NIT में जाके पढ़ने का मीनिंग क्या है कि सिर्फ बड़ी बड़ी कॉलेजेस है इसलिए नहीं, वहां के फैकल्टीज भी वो लेवल के होते हैं, वहां के फैकल्टीज वो लेवल के होते हैं, वहां के स्टूडेंट वो लेवल के होते हैं। तुमने जितनी मेहनत करके अंदर घुसे ना, सब लोग उतनी ही मेहनत करके अंदर घुसे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हाँ एडमिशन ले लिया चलो हो जाएंगे, बन जाएंगे इंजीनियर, बन जाएंगे मेडिकल, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सबने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है, मतलब तब हमें पता चलता है कि यार हम कौन से लेवल पे हैं। और मुझे तो लिटरली फील हुआ था, अरे यार मैं तो इंजीनियर हूँ लेकिन मेरा लेवल तो कुछ है ही नहीं, ऐसा लगा था मुझे। जब मैं बिट्स में गया, मेरे कलीग्स जो थे उनको देखा,
पूरा कंस्ट्रक्शन, लाइब्रेरी का यूज कैसे करना है, टेक्स्ट बुक, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक पढ़ा है ये वो। तो मतलब ऐसा हुआ कि यार 4 साल इंजीनियरिंग बोलना तो नहीं चाहिए बट वेस्ट कर दी ऐसा। ओके, इससे अच्छा मतलब ऐसे ही कोई कॉलेज में बैचलर्स करते तो कितनी मजा आती। देख, आई प्राउड कि मैंने VNSU से किया है। तो तब उतना नॉलेज था नहीं, उतना कितना नॉलेज नहीं था पता है मुझे। AI हमारे टाइम पे JEE नहीं थी। ओके, मुझे AI के बेस पर NIT सूरत मिल रहा था, लेकिन मुझे वो बताने वाला कोई नहीं था कि NIT सूरत कौन से लेवल का कॉलेज है। हाँ, NIT IIT का डिफरेंस भी किसी को नहीं पता। और बिट्स के बारे में अभी भी बिट्स के बारे में भी किसी को ज्यादा कुछ पता होता नहीं। एक ही नाम IIT, बस उतना ही सुना होता है। NIT भी नहीं सुना, NIT फिर सुना होता है, लेकिन बिट्स तो उससे भी कम। एक्चुअली मैंने भी नहीं सुना था। इवन मैंने भी नहीं सुना था। जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली ना, मैंने बिट्स का नाम नहीं सुना था। मैं तो मास्टर डिग्री के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तब मुझे ये सब पता चला। ओ 25 साल हो गए उसके बाद। ओके, तो ये होता है, मुझे बताना मतलब कोई था ही नहीं कांटेक्ट में कि भाई NIT सूरत कौन से। ये बैक इन मैंने तो भाई 2006 में कंप्लीट किया था 12th। ओके, तो 2006 और भी 26 मतलब 20 मतलब 18 साल पहले की बात चलो। 18 साल पहले मुझे नहीं पता था कि भाई NIT सूरत क्या है। और हाँ, अरे यहाँ एडमिशन मिल रहा है, कर लो, नजदीक है घर से, जल्दी चले जाएंगे, ये ऐसा सब देखते हैं हम। ओके, फिर बड़े हुए पता चला अरे यार यहाँ पे ये, तब जाके अच्छा चलो अब तो मेहनत करें। फिर जल्दबाजी नहीं कि हाँ चलो बैचलर खत्म हुआ मास्टर स्टार्ट कर दो, नहीं, जॉब लेते हैं, जॉब ढूंढते, जॉब की। मास्टर करना था वो था, लेकिन अच्छे से अच्छी कॉलेज से करेंगे। तो 1.5 साल जॉब की, वो जॉब लेफ्ट की। लोगों की बात छोड़ो, फैमिली में भी ऐसे पागल है क्या, कोई पैसे अर्न कर रहा है, कोई जॉब छोड़ता है क्या? लोगों को जॉब नहीं मिल रही, ऐसा लोगों को जॉब नहीं मिल रही और तो जॉब छोड़ रहा है और घर पे बैठा हुआ है, ऐसे क्यों? खुद पढ़ाई करेंगे तो ऐसा ही लगेगा ना कि घर पे बैठा है। और मैंने जॉब छोड़ दी थी, घर पे बैठ के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। 1 साल घर पे बैठ के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। फिर बिट्स का हुआ, बिट्स क्लियर किया और वहां पे पढ़ाई की। फिर सब हाँ अच्छा चलो कुछ तो हुआ। सक्सेस के पीछे तो सब भाग ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। ओके, ताली मारने सब आ जाते हैं। फेलियर के टाइम पे ऐसे कुछ नहीं हो जाएगा, तब बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं आते, बहुत कम आते हैं। जो आए ना आए, अपने को चलते रहना है। ओके, वही याद रखो, क्योंकि ये स्टडी तो ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल तक करोगे। 35 चलो मान लो PhD भी कर लिया, 35 तक तो तुमने ये सब कंप्लीट कर लिया। दैट इज नॉट द लाइफ ओनली, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर तो ऐसे आओगे दुनियादारी में, एजुकेशन ये वो सबसे बाहर निकल के जब जॉब करनी है, सपोज मैरिज हो गई ये वो, तब भी एग्जाम्स आती रहेगी, तब भी तुम्हारी मेंटल एबिलिटी चेक होती रहेगी। वो बाहर की एग्जाम है। ओके, तो वो सब आता ही रहेगा, पूरी लाइफ आता रहेगा। तो ये पढ़ाई के सेंस में हम ये सब समझ रहे हैं कि अच्छा ऐसे जिया जाता है लाइफ, इट्स नॉट द एंड। ऐसी तो कितनी फेलियर आई और कितने, सोचो मुकेश अंबानी ने कितने करोड़ों रुपीस का फेलियर किया होगा, तब जाके वो अभी वो वर्ल्ड रिचेस्ट टॉप 5 में आया है। करोड़ों रुपीस का फेलियर, 1 साल 2 साल नहीं, कितने सालों का फेलियर किया होगा। अभी मैं कुछ डेटा देख रहा था, तो रिलायंस इंडस्ट्री जब धीरू भाई थे तब 2007 तक टॉप पे चल रही थी। फिर जैसे ही 2 भाई का बंटवारा हो गया, ओके, पैसों का, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, दोनों के दोनों डाउन। पापा जो लेवल पे चला रहे थे वो लेवल पे मैच ही नहीं कर पाए। दोनों के प्रॉफिट और सब कुछ डाउन। धीरे धीरे करके एक लेवल आया, उसके बाद मुकेश भाई की रिलायंस दौड़ने लगी। अनिल भाई की तो अभी भी रिकवरी नहीं हो पाई है, वो तो डाउन गए हैं। ओके, तो मतलब कहने का मीनिंग है अप्स एंड डाउन चलता रहता है। इट्स द लाइफ। वो एक कोट है ना कि ऐसे 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 होता जाए ना, वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ECG भी ऐसे 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 दिखाए ना, तभी पता चलता है कि हार्ट चल रहा है। नहीं तो ऐसे सीधे हो गए ना तो गए, लाइफ खत्म। ओके, तो सीधी वाली लाइफ तो कहीं होती भी नहीं है। ओके, हाँ चलो, हाँ बहुत जगह। और ये तो मैंने जो सब लीगल है उसकी बात की। अरे बड़ी बड़ी जगह पे करप्शन होता है,
उसकी कहाँ बात करें, बड़ी बड़ी जगह पे करप्शन होता है, करप्शन, हाँ मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो उसकी कहाँ बात करें। हाँ चलो, तो ऐसे टेबल वाइज और नोट डाउन करो। तो ये हमने एक कैटालिस्ट देखा, दो कैटालिस्ट देखे, हेबर प्रोसेस का, H2SO4 का, ओके। TiCl4 with AlCH3 thrice forms the basis of Ziegler कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट। ये एक्चुअली सिलेबस में से निकल गया है, लेकिन निकल गया है तो अब क्या बताऊं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट है, ओके, पॉलीमराइजेशन में भी आता था। सो जिगलर नाटा कैटालिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथिलीन, ओके, और से पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बनाने में ये कैटालिस्ट यूज होता है, कौन सा, जिगलर नाटा, नाटा लिखा नहीं है लेकिन ये पूरा उसका वर्ड है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ओके। तो उसमें कौन कौन है, मतलब वो कैटालिस्ट बनाने के ऑन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ जिगलर कैटालिस्ट। जिगलर कैटालिस्ट बनाने के लिए भी बेस कौन सा है, TiCl4 एंड AlCH3 थ्राइस। तो AlCH3 थ्राइस में तो कुछ है ही नहीं सर, उसको छोड़ो ना, इसको पकड़ो, TiCl4 आ गया ना, टिटेनियम, तो टिटेनियम हमारा डी ब्लॉक का है, तो उसका यूज हो गया। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो क्या कि ये जो हमारा जिगलर नाटा जिगलर कैटालिस्ट है, जिगलर कैटालिस्ट है, उसके फॉर्मेशन में हमारा आता है TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल एल्यूमिनेट, ओके। तो वो यूज होता है, उसको छोड़ो, लेकिन ये टिटेनियम को पकड़ो, तो ये हमारा क्या आ गया, यूज आ गया, डी ब्लॉक आ गया ना वहां पर। और एक है आयरन कैटालिस्ट, हाँ आयरन कैटालिस्ट ये हमारा हेबर, वही ओके, आयरन का पाउडर यूज करते हैं ना हेबर प्रोसेस, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, आयरन पाउडर। तो आयरन अगेन आ गया डी ब्लॉक में, ओके। हाँ एमोनिया, ठीक है। निकल कैटालिस्ट, हाँ एक और क्या, हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स, वहां पे निकल कैटालिस्ट यूज होता है। निकल कैटालिस्ट इनेबल्स द हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स टू प्रोसीड, ओके। कैटालिस्ट बहुत सारे हो गए, 1 2 3 और ये चौथा, नहीं उसको छोटा करते सॉरी, हाँ। सो हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स, चर्बी, ओके, उसके हाइड्रोजिनेशन में कौन सा हमारा निकल कैटालिस्ट यूज होता है। तो अगेन हमारा डी ब्लॉक आ गया। देन नेक्स्ट इन वाकर, ओके, वाकर प्रोनाउंस होता है, इन द वाकर प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल इज कैटालाइज्ड बाय द PdCl2। तो यहाँ पर भी एक कैटालिस्ट है, कौन सा, PD, पैलेडियम, आ गया हमारा डी ब्लॉक, ओके। सो वाकर प्रोसेस, वाकर प्रोसेस में क्या यूज होता है, पैलेडियम, ओके। फिर से पढ़ता हूं, इन दी वाकर प्रोसेस ऑफ, उसमें क्या होता है, इथीन से हम चले जाते हैं इथेनॉल में, ओके, मतलब अल्कीन में से अल्डिहाइड। सो अल्कीन में से अल्डिहाइड में जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, पता ही है ना, ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड, फिर और ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था, ओके। सो इथीन में से इथेनॉल में जाने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। वो ऑक्सीडेशन किसकी रिस्पेक्ट में, मतलब कौन से कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है, PdCl2। तो PD आ गया हमारा, ओके। सो दैट इज PdCl2 पूरा लिखना, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि डी ब्लॉक का हमारा PD आ गया। देन निकल कॉम्प्लेक्सिस, देखो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स ही है, ओके, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन किसका कॉम्प्लेक्स है, निकल का। सो निकल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजफुल इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन। सो पॉलीमराइजेशन में कौन यूज होता है, निकल कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड दी फोटो, लास्टली AgBr, फोटोग्राफी, ये तो हम 10th में भी देखते थे, याद हो तो, ओके। फोटोग्राफी वाला आता था ना, फर्स्ट ही चैप्टर। द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AgBr, ओके। तो यहाँ पे Ag आ गया हमारा, ओके। सो ये पूरा का पूरा क्या है, ये हमने जो डी ब्लॉक, देखो मैंने बोला था ना डी ब्लॉक ही आएगा, F ब्लॉक का ज्यादा कुछ आया है नहीं, मतलब दोनों का नहीं आया, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का, ओके। सो कहने का मीनिंग क्या है, हमने यूजेस और एप्लीकेशन पढ़े, तो क्या पढ़े देखो फिर से,
ओके सो क्या स्टार्टिंग किया हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चर में, हाँ चलो समझ लिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्या, तो उसमें हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। किसका रिडक्शन करेंगे, से ओर्स एंड ऑक्साइड्स का। ओर एंड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल देना है, तो ओर एंड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल दिया, मतलब क्या क्या, रिमूवल ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन कर दिया। अच्छा अब ऑक्साइड तो निकाल दिया, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स हो गए वो, उसको भी निकाल दो, वो सबको ही इंप्योरिटीज बोलते हैं हम, उसको भी निकाल दिया। तो क्या किया, इंप्योरिटीज निकाल दी। तो हुआ क्या, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, अरे वो नहीं, अब उसके अंदर डालो, क्या डालेंगे हम, क्रोमियम डालेंगे, मैंगनीज डालेंगे, निकल डालेंगे और कार्बन भी डालेंगे, लेकिन कार्बन अलग है। ये तीन कहां से आए, डी ब्लॉक के एलिमेंट, तो उसका यूज हो गया। ओके देन पिगमेंट इंडस्ट्री में TiO यूज होता है। ओके तो Ti आ गया। ड्राई बैटरीज MnO2, जिंक, निकल कैडमियम बैटरीज, लैक्लान शेल एंड ऑल, तो वहां पर भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। कॉइन, तो यूके कॉपर कॉइन्स में कॉपर का लेयर होता है, ओके लेयर, और यूके सिल्वर कॉइन में क्या होता है, कॉपर निकल की एलॉयज होती है। ओके देन कैटालिस्ट, तो पूरा कैटालिस्ट देखा हमने, हेबर प्रोसेस में आयन का पाउडर यूज होता है। ओके फिर H2SO4 की मेकिंग में SO2 का कन्वर्जन SO3 में करने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और वो ऑक्सीडेशन जो हम करेंगे वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे, तो वो हमारा कैटालिस्ट है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट, उसमें भी Ti आता है, TiCl4 एंड से ट्राइमिथाइल एल्यूमिनेट, लेकिन उसको छोड़ो, TiCl4 छोड़ो, मतलब ऐसे लिख देना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, Ti, ओके TiCl4। देन हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स, ओके तो ये जो हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स करेंगे, ओके ये जो हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स करेंगे उसमें भी निकल आएगा। देन वाकर प्रोसेस में हमारा पैलेडियम PdCl2 आएगा। ओके PdCl2 इथीन में से इथेनॉल देखा ना हमने, तो वो याद रखना है, इथीन में से अल्डिहाइड लिख देता हूँ। ओके अल्डिहाइड, सो इथीन में से अल्डिहाइड बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए हमारा PdCl2 यूज होता है। पॉलीमराइजेशन क्या हुआ, नहीं इथीन है, इथीन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन, यस इथाइन है, इथीन में से भी बनता है वैसे, सो इथाइन, यस इथाइन ले लो जो बुक में लिया है वो। अदरवाइज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में से होता है ऑक्सीडेशन, सारे के सारे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में से ऑक्सीडेशन होता है। ओके सो इथाइन में से हमारा अल्डिहाइड बनाने के लिए, ओके सो इथाइन में से अल्डिहाइड बनाने के लिए हमारा PdCl2 यूज होता है। क्या, PdCl2 में PD आ गया। पॉलीमराइजेशन में निकल कॉम्प्लेक्स यूज होता है। एंड AGBR फोटोग्राफिक सेंसिटिविटी, मतलब फोटोग्राफिक, ये जो हमने पढ़ा ना कि फोटोग्राफी इंडस्ट्री बोल दो, दैट्स इट, फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ओके तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस D एंड F ब्लॉक के, और बहुत ही ज्यादा जो इंफॉर्मेटिव चैप्टर होता है हमारा वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ओके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। ओके बट मतलब इंफॉर्मेटिव है, तो ऐसे सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। बाकी सब में क्या है, तुमने सपोज समझ लिया, न्यूमेरिकल भी नहीं है तो भी थोड़ा मतलब क्या रे यार, नहीं तो वहां पे न्यूमेरिकल है, फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल है, और लॉजिक चलता रहता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा ये है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा कि अच्छा यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, लॉजिक और मैथ्स ज्यादा आ जाता है, यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है। ओके सो स्टूडेंट लोगों को टाइम लगता है, स्टूडेंट्स को टाइम लगता है ये, क्योंकि याद रखना है ना, वहां पे लॉजिक पता चल गया तो होता रहेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा। ओके वहां पे सिर्फ एक बार तुमने लॉजिक समझ लिया, अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे आ गए, अच्छा वोल्टेज मिल गया, दैट्स इट, खत्म। ओके तो प्रोसेस समझना है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसको याद रखना है। डन। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके ये जो भी छोटे छोटे मतलब नेमिंग वाले और ऐसे जो MCQ में 1 मार्क में पूछे जाएंगे, वैसे जो भी एग्जांपल्स है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी विल स्टार्ट, चलो नेक्स्ट क्लास में या तो फिर केमिस्ट्री जब डिस्कस करेंगे वो क्लास में, अब हम फिजिक्स ले लेते हैं, एक चैप्टर फिजिक्स का भी ले लेते हैं, तो एक फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक और दूसरा मैथ साथ साथ में ऐसे करते रहेंगे। डन।